हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। हम लोग गलतियां तो करते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तब होती है जब हम गलतियों से सीखते चलते हैं कि दोबारा ऐसी गलतियां रिपीट ना हो और उनसे सीखते हुए हम अपने आप को और अच्छे से इंप्रूव कर पा रहे हो। तो इसी फेमस कोट के साथ आज के क्लास में लेकर आ चुका हूं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक और बेहतरीन टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर एक क्वेश्चन बनाकर देता है। आज के टॉपिक का नाम है बच्चों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके सिलेबस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर हम एक डाइपोल को रखते हैं और फिर उस पर क्या इफेक्ट जनरेट होगा उसके बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर दे देता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट हो, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल हो। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है। तो इस टॉपिक को आज पूरा सिखाने वाले हैं डिटेल में। तो कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और किस टॉपिक में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है वो सब आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो नए बच्चे वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे टॉपिक का हेडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आपसे किसी ने पूछा कि भाई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डाइपोल। डाइपोल एक्चुअल में दो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस का अरेंजमेंट होता है लाइक दिस, कि आपके पास दो छोटू से इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। तो इस कंप्लीट अरेंजमेंट को डाइपोल कहा जाता है। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, और ये दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर इनका जो सेंटर है ओ है और इनके बीच का जो सेपरेशन है सेंटर के साथ वो एल और एल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये लेंथ हम 12 क्यों कंसीडर करते हैं, जिससे कि मिड पॉइंट के साथ चार्जेस के डिस्टेंस को एल कंसीडर करें। इसका क्या बेनिफिट है, न्यूमेरिकल्स में ये आपको मदद करता है जब आपको सेंटर से चार्ज के बीच की दूरी लेनी होती है। आप चाहें तो इस 12 की जगह एल भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा L/2 L/2। तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कैलकुलेशन में, इसलिए हम इस तरह से इसको कंसीडर करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 12 कंसीडर करें, बस इसका लॉजिक क्या है, न्यूमेरिकल्स आसान बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो डाइपोल होता क्या है बेटा, तो एक लाइन में आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, याद है तो कोई बात नहीं। डाइपोल क्या है, एक अरेंजमेंट है जहां पर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने डाइपोल के बारे में पढ़ा होगा। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एक स्मॉल डिस्टेंस 12 से सेपरेट किए जाते हैं, तो इसे डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल के पास होता है डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये होता है Q इंटू 2L। ठीक है, तो जनरली इसको लिखा जाता है 2QL। तो 2QL का मतलब ये नहीं होता कि ये डबल हो चुका है। 12 एक्चुअल में क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये बात दिमाग में जरूर रखिएगा। तो इसका मतलब है अगर आप थ्योरेटिकली इसे लिखें, डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल्स टू वन ऑफ द चार्ज, वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज या सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। क्लियर है बेटा, तो ये आपको इस तरह से याद करना है। ये मत सोचना कि ये डबल होता है, 12 इन द सेंस क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है। नाउ अब आपको पता है कि डाइपोल क्या होता है।
अब क्या करना है, अब इस डाइपोल को उठाना है और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली जिसको हम बोल देंगे ई। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल रखने वाला हूं, तो मैंने एक थीटा एंगल के साथ डाइपोल को यहां पर पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा डाइपोल है जहां पर ये है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज, और ये 12 इनके बीच का सेपरेशन है। बात क्लियर है? और ये हॉरिजॉन्टल के साथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस एंगल पर है बेटा? थीटा एंगल पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल को रख दिया। नाउ जैसे ही मैं इस डाइपोल को रखूंगा तो आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अपना इफेक्ट दिखाएगी। कैसे दिखाएगी? पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भेजेगी? भाई बाहर की तरफ इस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप आपको ये चीज पता होगी। तो बेटा ये हो जाएगा आपका F ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज। तो यहाँ पर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स कितना लग रहा है? तो आपको पता है यहाँ दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक F प्लस क्यू पर और एक F माइनस क्यू पर। तो इसका नेट फोर्स क्या निकलेगा बच्चा? यहाँ पर आपका F नेट आ जाएगा जो कि होगा, वेक्टरली इसको ऐड करेंगे, F ऑन प्लस क्यू प्लस फोर्स ऑन माइनस क्यू। अच्छा, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मींस दोनों पर फोर्स भी इक्वल लग रहा है, बट दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता है कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो आप एक लाइन यहां पर लिखेंगे, F ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स F ऑफ माइनस क्यू। है ना, ये बात आपको पता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। दैट मींस यहां पर आपका नेट फोर्स हो जाएगा बच्चा जीरो, एफ नेट जीरो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक अलग से क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, नोट कर लीजिए चाहे तो बच्चों, कि जो भी आपके डाइपोल हैं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं तो उस केस में उस पर लगने वाला नेट ट्रांसलेटरी फोर्स हमेशा जीरो होता है, वो कभी भी इसको मूव नहीं करा सकता। दैट मींस ना ही ये डाइपोल कभी आगे भागेगा ना ही पीछे जाएगा इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बात दिमाग में जरूर रखिएगा। नाउ अब यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा? अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इस पर टॉर्क कितना है। अब आपसे क्या पूछेगा? अब आपसे पूछेगा कि भाई इसका नेट टॉर्क बता दो। ठीक है, इसको यहां पर लिख लेते हैं कि आपका एफ नेट जो आएगा वो जीरो आएगा, ये बात आपको पता है। लेकिन टॉर्क, अब कई बच्चे इसमें सोचेंगे कि सर टॉर्क यहाँ पर जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है टाउ is equals to force into perpendicular distance from the axis of rotation। ये आप सबने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी टॉर्क जीरो है? क्योंकि नेट फोर्स आपका जीरो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। सुनो, नेट फोर्स कौन सा? ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो है, यानी कि ना ये आगे बढ़ेगा ना पीछे, बट यहाँ पर एक कपल जरूर काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। टॉर्क किस केस में जीरो होता है? जब फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, यानी कि दोनों एक ही लाइन पर लग रहे हो। लाइक दिस, ये एक डाइपोल है, ठीक है, एक फोर्स इधर लगे एक फोर्स इधर लगे, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है और लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है। लेकिन ये डाइपोल कैसे रखा है? ऐसे रखा है, ध्यान से देखिए। डाइपोल कैसे बेटा? इस तरह से टिल्ट है ना? तो डाइपोल जब सीधा ना होके टिल्ट होता है तो एक फोर्स आगे जा रहा है एक फोर्स पीछे जा रहा है, बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। बेटा एक इस लाइन पे लग रहा है और एक इस लाइन पे लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग होने की वजह से यहां पर एक कपल जनरेट होगा और उसका ही मोमेंट निकाल देंगे तो हमारे टॉर्क मिल जाता है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो टॉर्क यहां पे क्या होगा बच्चे? टाउ इज इक्वल टू फोर्स ऑन द चार्ज। एक फोर्स कोई भी उठा लो, चाहे प्लस क्यू का चाहे माइनस क्यू का, और यहां पे आएगा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे? ध्यान से देखिएगा।
अब आपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको ये आपने थीटा एंगल पे रखा, तो बेटा यहां से भी तो एंगल थीटा ही होगा, ठीक है, यहां से भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। तो बेटा यहां पर अगर है तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस पता है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप कौन सा थीटा लगाएंगे, साइन या कॉस। परपेंडिकुलर निकालना है तो हमेशा साइन थीटा। तो बच्चे यहां से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका ये है, मान लीजिए ए बी सी, तो ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस क्या है प्यारे बच्चे, ए सी आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ए सी क्या हुआ, 12, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया हाइपोटेनस। नाउ अब यहां से आपको परपेंडिकुलर ए बी पता है कितना, 12 साइन थीटा, तो ये बन गया आपके पास बच्चा 12 साइन थीटा। क्लियर है, ये एकदम आसान है, क्लियर। नाउ फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई होता है, ये सबको पता है। तो आप यहां से एक चीज और नोट करेंगे, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो F की वैल्यू आप क्यू ई यहां पर पुट कर दीजिए, तो टाउ कितना बना, क्यू ई 12 साइन थीटा। आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपको दे रखी है, Q इंटू 12 क्या होता है, आप फिर से यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, Q इंटू 12 बनता है P, डाइपोल का मोमेंट, है ना, ये बात आपको पता है। तो बेटा यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो टाउ इज इक्वल्स टू P E साइन थीटा, ये आपके पास आ गया टॉर्क। एकदम आसान डेरिवेशन है, कोई इसमें ज्यादा ट्रिकी चीजें है नहीं। पीई साइन थीटा, वेक्टर को जरा ध्यान करिए, टाउ टॉर्क भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये बनेगा बेटा ई क्रॉस पी मत लिख देना, ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी ही रहेगा, आपको भी पता है रिवर्स करोगे तो चेंज हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ गया टॉर्क का प्यारा सा फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो इस डायपोल को रोटेट करेगा, क्या करेगा प्यारे बच्चे, इस डायपोल को रोटेट करेगा, यही इसका छोटा सा काम होता है। ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे नहीं होगा, बट रोटेशनल जरूर होगा, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई की वजह से, ठीक है। अब आती है डायरेक्शन की बात, कि बेटा ये टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, जरा आप यहां से नोट कर लेना, क्योंकि जितनी चीजें बता रहा हूँ डेरिवेशन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ बच्चा, कैसे एग्जाम में आपको फंसा सकता है, ठीक है। मान लो ये सब आपने रट लिया, अच्छे से आ गया, आपसे क्वेश्चन पता क्या आएगा एग्जाम, क्वेश्चन आएगा कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। अब आप कहोगे सर ये डेरिवेशन तो कर लिए थे, आप बताए नहीं थे, डायरेक्शन की बात सुनो बेटा, डायरेक्शन, ठीक है। बच्चा देखो, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर होती है, वो हमेशा होती है आपके जो चार्ज, जैसे डाइपोल के जो एक्सेस है वो एक्सियल डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये आपका डाइपोल, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट है पी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आप पी क्रॉस ई में हो तो आप स्क्रू रूल लगा दो, एक स्क्रू रखो यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, और इसको स्क्रू को किधर की तरफ घुमाओ, पी से ई की तरफ, पी से ई की तरफ, या तो पाम रूल भी यूज कर सकते हो जो आपको सही लगे। तो आप यहाँ पे अपना ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे रखो, थंब ऐसे कर दिया, पाम ऐसे कर दिया, भाई पी, ये आपका पी है, और पी से किधर जाना है, ई जाना है, पी से ई जाना है, स्क्रू भी रख सकते हो, ये मान लो स्क्रू है, ठीक है। मैंने पी पे रखा और मैं ई की तरफ घुमा रहा हूँ, किधर घुमा रहा हूँ, इधर, तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर जा रहा है, देखो अंदर जा रहा है, तो यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन है फ्रॉम द पेपर, पेपर से क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो भाई पेपर में, पेपर में इनवर्ड डायरेक्शन ये आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंटर बेटा दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका छोटू सा टॉपिक जिसे कहते हैं डाइपोल। नाउ क्लियर। नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगला आता है इसमें स्पेशल केस, दो स्पेशल केस बनेंगे, ध्यान से सुनना।
पहला स्पेशल केस आपसे कहता है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दो। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ और डाइपोल को परपेंडिकुलर कर देता हूँ। तो बेटा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच का सेपरेशन 2L, और मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया ना। जैसे ही मैं इसको परपेंडिकुलर रखूंगा तो मुझसे पूछा कि इसका टॉर्क बताइए। क्या बताइए भाई? टॉर्क बताइए। तो मैंने कहा सुनो, टॉर्क होता है आपका टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो पी और ई के बीच का एंगल कितना बन गया बेटा? ये बन गया आपका 90 डिग्री। तो यहां पर है बेटा परपेंडिकुलर का केस साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? मैक्सिमम 1, है ना? मैक्सिमम होता है 1 होता है। तो यहां पर आपको टाउ मिलेगा मैक्स पी ई। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब जनरेट होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो मैक्सिमम टॉर्क किसी भी डाइपोल में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तब जनरेट होता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि ये कैसी कंडीशन में आ जाए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, बिल्कुल आराम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो वो इसको पैरेलल करना चाहता है। कैसा करना चाहता है बेटा? पैरेलल। तो परपेंडिकुलर के केस में मैक्सिमम टॉर्क लगाता है, ये बात दिमाग में रखेंगे। सेकंड केस आता है बच्चा आपके पास कौन सा? जब इसको पैरेलल ही रख दिया जाए तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और डाइपोल को पैरेलल रख दिया। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेशन 2L। ठीक है बच्चा? तो जैसे ही आप इसको पैरेलल रख देते हो तो उस केस में पहला, यहां पर भी दो केस बनते हैं, इससे ध्यान से सुनना बेटा। एक तो है आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पैरेलल मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा आपके पास 0 डिग्री है तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0, जिससे बनता है टॉर्क आपका 0। क्या बनता है बेटा? 0। लेकिन यहां पर थीटा क्या? 0 मतलब प्लस क्यू बाहर है, माइनस क्यू अंदर है, तो ये आपका बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसी कंडीशन में है भाई? स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, मतलब ये यहीं तक लाना चाह ही रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के मन में था कि भाई प्लस क्यू ऐसे आ जाए, माइनस क्यू ऐसे आ जाए, ये स्टेबल हो जाए। अब ये हल्का फुल्का अगर हिलाऊंगा ना तो भी वापस आ जाएगा, यानी कि कहीं और नहीं भागेगा, कहीं और रोटेट नहीं होगा। ये चाहता ही ये यहीं आ जाओ। ये इसका फाइनल पॉइंट था कि मुझे यहीं रुकना है। अगर मैं हल्का सा टिल्ट कर दूं वापस, टिल्ट कर दूं वापस, ऊपर कर दूं वापस, तो ये चाहता है यहां रहना। ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन मैंने क्या किया? पैरेलल तो किया, लेकिन उल्टा पैरेलल कर दिया। उल्टा मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा मतलब ये कि मैंने प्लस क्यू इधर रख दिया और माइनस क्यू ऐसे रख दिया। ठीक है, प्लस क्यू ऐसे, माइनस क्यू ऐसे, यानी कि अब मैंने जो इनके बीच का एंगल है वो रखा तो पैरेलल है, बट बेटा थीटा कर दिया 180 डिग्री। तो सेकंड केस में मैंने क्या कर दिया? थीटा कर दिया 180। आंसर तब भी सेम आएगा बेटा, आंसर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि आपको पता है साइन 180 भी आपका 0 ही होता है। तो टाउ अभी भी 0 आएगा, साइन 180 0 होता है, यहां भी 0 आएगा। लेकिन ये आपका अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल। ठीक है बच्चा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों है अनस्टेबल? लॉजिक समझिए बेटा, प्लस क्यू अंदर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसे बाहर फेंकना चाहती है। यानी कि अभी ये ऐसे रखा था, ऊपर वाला केस देखिए, मेरा हाथ ये फिंगर है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, इधर मान लीजिए माइनस क्यू, जहां से शर्ट स्टार्ट हो रही है। तो बेटा ऐसे रखा था, स्टेबल था। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया है। तो अगर ये हल्का सा भी टिल्ट होगा ना, नीचे ऊपर, तो ये तुरंत हल्का सा टिल्ट करोगे वापस ऐसे हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल होना चाहता। आप भी तो लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये भी स्टेबिलिटी चाहता है। तो पैरेलल के दो केस बनते हैं, ध्यान रखिएगा कि स्टेबल केस बनता है और एक अनस्टेबल केस बनता है। अनस्टेबल तब होता है जब थीटा 180 डिग्री हो, दैट मींस प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा हो। ठीक है, ये बात दिमाग में रखेंगे। चलो, तो ये तो हो गया बच्चा आपके पास टॉर्क का केस। यहां तक बातें समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ जल्दी से।
ओके, ठीक है। अब इसमें बेटा एक चीज और आती है, वो क्या है, वो ट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो आप क्या करो, आप डाइपोल को उठाओ, लेकिन उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो क्या होगा? अब हमने क्या बनाई बेटे, अब हमने यहाँ पे बना ली एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें उठा के इस डाइपोल को रख दिया। तो अब सेम वही क्वेश्चन आया कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क बताइए। तो क्या इस केस में भी फोर्स जीरो होगा? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम दिमाग लगाएंगे, रटना थोड़ी ना, दिमाग लगाओ। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये भाग रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अगर आपका प्लस क्यू है तो बेटा यहाँ पर फोर्स लगेगा एफ प्लस क्यू की वजह से। यहाँ पर माइनस है तो एफ माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप नेट फोर्स निकालेंगे एफ नेट, तो लॉजिक तो वही है, कौन सा बेटा, एफ ड्यू टू प्लस क्यू प्लस एफ ड्यू टू माइनस क्यू। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बेटा फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई, ई आएगा ना इसमें मल्टीप्लाई में, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है? नहीं। तो इस प्लस क्यू पे के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग इफेक्ट डाल रही है, माइनस क्यू के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट इफेक्ट डाल रही है। दैट मीन्स दोनों पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि भाई एफ नेट आपको मिलेगा नॉन जीरो। कैसा मिलेगा बच्चा? नॉन जीरो मिलेगा, ये बात दिमाग में रखेंगे, एकदम क्लियर। तो ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा कि यहाँ एफ नेट नॉन जीरो आता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताइए किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं डाइपोल को रखूं कि वहां पर नेट फोर्स जीरो ना हो। तो आप बोलोगे सर नॉन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, आंसर है। और टॉर्क तो वही रहेगा, टॉर्क में आपकी कोई दिक्कत नहीं, टाउ इज इक्वल्स टू आपको पीई मिलने वाला है। ठीक, ये लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, पी क्रॉस ई मिलेगा तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा। ओके, तो यहां पर दो चीजें होंगी। अगर आपके पास फोर्स भी लग रहा है तो यहां पर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों टाइप के मोशन होंगे बच्चा, दोनों टाइप के मोशन होंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा डाइपोल में अब फोर्स भी लग रहा है, तो फोर्स जिसके पास लग रहा होगा ज्यादा, भाई वो उस डायरेक्शन में मूव भी करेगा और साथ में रोटेट भी करेगा, दोनों चीजें होंगी। तो ये कंडीशन आपके सिलेबस में नहीं आती है, बट ये ट्रिक क्वेश्चन जरूर आता है कि कब हम कह सकते हैं कि फोर्स नॉन जीरो है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो ये था आज का प्यारा सा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना अप्लाई होता है। अब इसका एक चीज और बच जाती है जहां पर क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी उस डाइपोल की बताइए जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो उसके लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां वो टॉपिक भी आपको डिराइव करके आराम से समझाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा कि आपको मजा आया, बेहतरीन फील आया, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखे या कुछ रह गया, जरूर कमेंट करिएगा। और इसके अलावा बच्चों वेदा एकेडमी का ऐप अगर आपके पास नहीं है इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6 to 12 कंप्लीट सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड रिकॉर्डेड फॉर्म में सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाता है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज आपके प्रैक्टिस के लिए, और आप ऐप के थ्रू हमसे डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट हमारे ऐप के थ्रू मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से डायरेक्ट इंस्टॉल करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी कर सकते हैं। और जो YouTube पर आपकी रेगुलर क्लासेस लाइव चल रही हैं उन्हें ज्वाइन जरूर करिए। नए बच्चे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और टेलीग्राम पर भी आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, चाहे वो नोट्स हो, असाइनमेंट हो, सब कुछ टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है इस टॉपिक के असाइनमेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम पर। तो उन क्वेश्चंस के जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड करके घर पर प्रैक्टिस जरूर करें। तो उसके लिए करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। और कोई हॉट टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं आता उसको ऐसे ही आसान वीडियो में समझाया जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें, हम उस टॉपिक के भी बेहतरीन वीडियो आपके साथ
डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए।